हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत विकास तथा वर्गीकरण इस हेडिंग की चर्चा करेंगे। विकास तथा वर्गीकरण, इसे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन कहते हैं। विकास क्या होता है, विकास क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है, और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, याद रखना इसको। विकास और वर्गीकरण ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो विकास जो होता है यह धीरे धीरे एक होने वाली सतत प्रक्रिया है जो बहुत वर्षों बाद प्रकट होती है। इसे हम देख नहीं सकते हैं। और वर्गीकरण क्या है? ये वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की सहायता से ही हम जीवों के विकास को जान सकते हैं कि कौन सा जीव पहले आया और कौन सा जीव बाद में आया हुआ है, कौन सा जीव सरल प्रकार का है और कौन सा जीव जटिल प्रकार का है। तो आइए देखते हैं। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। ये पॉइंट डायरेक्ट एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। अभिलक्षण किसे कहते हैं? तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण, किसी जीव की आकृति कैसी है, बाहरी आकृति उसकी किस प्रकार से है और उसका व्यवहार किस प्रकार से है, इसका विवरण जो होता है यह अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। मतलब किसी जीव का एक विशेष स्वरूप होना और या फिर वो कार्य किस प्रकार का करता है, यह पूरा अभिलक्षण कहलाया करता है। हमारे 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। मतलब ये बता रहा है कि हम लोगों के 4 पैर होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। तो ये जो हमारे 4 पैर हैं ये कैसा है? यह बाह्य आकृति है या विशेष स्वरूप है ये। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये क्या है? ये एक व्यवहार है या एक विशेष कार्य है ये पौधों के अंदर। तो ये सब अभिलक्षण कहलाया करते हैं। अब हम यहाँ पर विकास को बता रहे हैं। विकास क्या है या जैव विकास क्या है? तो प्रारंभ में जो जीव थे वो बहुत सिंपल प्रकार के थे, सरल प्रकार के थे, निम्न कोटि के थे। वो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ। काफी सालों बाद उन निम्न कोटि के जीवों से, उन सरल प्रकार के जीवों से जटिल और उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। ठीक। तो सरल एवं निम्न कोटि के जीवों से जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का जो विकास होता है उसे हम जैव विकास कहते हैं या केवल विकास कह देते हैं। इंग्लिश में इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक। तो निम्न कोटि के जीव से उच्च कोटि के जीवों का जो विकास हुआ होगा यह महीनों सालों की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कई हजार वर्ष लग जाते हैं। ठीक। तो याद रखना, जो जैव विकास की प्रक्रिया है इसके होने में कई हजार, कई लाख वर्ष लग जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम देख नहीं सकते हैं। फिर क्या है? अब देखते हैं वर्गीकरण क्या है। तो समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक। कुछ लक्षण समान है जीवों में, कुछ लक्षण अलग अलग प्रकार के हैं। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब हम जीवों को अलग अलग बांट देते हैं तो इस घटना को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक। समानता क्या है? समानता जीवों में इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। किसी जीव में समानता कैसे पहचान में आएगी? तो समानता अगर है जीव में तो इसका मतलब कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। तथा असमानता जीवों में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि पर्यावरण में कई परिवर्तन हो जाते हैं। तो समझ गए कि समानता जीवों में क्यों आई है? क्योंकि वो लक्षण जो आज जीव में है वो उसके पुरखों में भी कभी ना कभी रहा होगा। तो जीवों में जैसे मान लीजिए हमारी नाक है, कान है, तमाम प्रकार के लक्षण जीवों में दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी हमारे पूर्वजों पर भी रहे होंगे।
और असमानता का मतलब क्या है? असमानता जीवों में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि पर्यावरण में तमाम प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए गर्म क्षेत्र के रहने वाले प्राणी जो हैं, गर्म क्षेत्र के रहने वाले जो प्राणी हैं, उनकी त्वचा में मिलेनिन ज़्यादा बनेगा और वो काले होंगे, सांवले होंगे। ठीक, इसी प्रकार से जो ठंड प्रदेश में रहने वाले जीवधारी होते हैं, तो उनकी त्वचा मोटी होगी या फिर उनकी त्वचा के ऊपर बाल पाए जाएंगे। तो जो असमानता उत्पन्न हो जाती है वो पर्यावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाती है। भाई, जिराफ की गर्दन अगर लंबी है तो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ होगा। धीरे धीरे उस पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा किया, और यह कई लाखों वर्षों का परिणाम है। ठीक, तो ये समानता और असमानता जान गए। दो जातियों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, मतलब दो जातियों के मध्य जितनी ज़्यादा समानता होगी, इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि उतना ही निकट, मतलब दो जातियों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। मतलब उनके पूर्वज उतने ही निकट के होंगे जितने ज़्यादा अभिलक्षण मैच करेंगे। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। कहने का मतलब है कि अगर जितने भी अभिलक्षण ज़्यादा समान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो बहुत पुराना नहीं है, उसके पूर्वज निकट पूर्वज है, मतलब निकटवर्ती पूर्वज हैं। ठीक, तो ये हुआ यहाँ पर कि दो जातियों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। मतलब वो अपने पूर्वजों से बहुत निकटता से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य से कौन अधिक ज़्यादा मैच करता है, कुत्ता मैच करता है कि बिल्ली मैच करती है कि चीन का विद्यार्थी मैच करता है? तो इसका उत्तर होगा चीन का विद्यार्थी मैच करता है। ये कई बार मतलब पिछली बोर्ड परीक्षाओं पर आया हुआ है। तो जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। यदि यह सत्य है कि अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, मतलब धीरे धीरे ये लक्षण देखे जाएं कि पूर्वजों से किस प्रकार से मैचिंग हो रही है, तो धीरे धीरे हम अगर इस प्रकार से खोजते जाएंगे तो हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां मात्र एक ही जाति थी। तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य ही अजैविक पदार्थों से हुई होगी। तो ये याद रखना, पूछा जाएगा यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि अजैविक पदार्थों से हुई है। ओपैरिन का सिद्धांत है, उन्होंने माना है कि अकार्बनिक पदार्थों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। तो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो है वह ओपैरिन का सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या अपने प्रयोग के द्वारा स्टैनले मिलर ने की है।